गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 4 लेके आई है। ठीक है, इसके बाद इसका अभी एक पार्ट और आएगा। इसमें थोड़ा सा चैप्टर बड़ा होने के कारण 5 पार्ट में ये चैप्टर पूरा हो रहा है। चैप्टर का जो अभी तक नाम होता था किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगर, मैंने कहा था इस साल इस चैप्टर का नाम बदल गया है और इसका नाम हो गया है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। ठीक है, सिर्फ नाम बदला है। पहले भी इसमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का सारा राजनीतिक और आर्थिक इतिहास और जो अभिलेख हैं कैसे इसकी कहानी बयां करते हैं, नाम इसका ये कर दिया गया है। बताया पहले भी यही गया था। कोर्स सेम है, तो हम शुरू करते हैं आज का पार्ट 4। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। आपको सभी वीडियोस टाइम पे मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। अभी तक इसमें हमने कुछ टॉपिक्स किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है टाउन्स एंड ट्रेड। ठीक है, नगर एवं व्यापार। इसमें 4 सब टॉपिक्स हैं, जो कि पहला है न्यू सिटीज़ यानी नए नगर। दूसरा सब टॉपिक इसके अंदर है अर्बन पॉपुलेशंस, एलिट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। तीसरा है ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। और 4 वन इज कॉइन्स एंड किंग्स। 4 सब टॉपिक्स में हम इस चैप्टर को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो इसमें टाउन्स के बारे में कह रहा है, आपको टाउन्स का एक मैप दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें तक्षशिला, कन्नौज, मथुरा, उज्जैनी, विदिशा, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीचे का चोल, चेर, पांडे भी दिखाई दे रहा है। सातवाहन वाला भी आपको दिखाई दे रहा है। आपको नक्शे में फिल करने को आते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या कहाँ पर है। ओके, चले। तो मैंने कहा हमारा सब टॉपिक है न्यू सिटीज़ यानी नए नगर। कहता है अधिकांश नगर यानी मोस्ट ऑफ द सिटीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने 16 महाजनपद पढ़े थे। तो कह रहा है जो अधिकतर सिटीज थी वो महाजनपद की कैपिटल ही थी। कहता ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मतलब ये कहता है कि प्राय मीन्स अक्सर, जनरली सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। जो नगर बसे थे वो ऐसी जगह बसे थे जहाँ पे इजी हो कम्युनिकेशन। सच एज, जैसे कि कहता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसका एट प्रेजेंट नेम है पटना। ओके, पटना अभी बिहार की राजधानी है वर्तमान में, और ये नदी मार्ग के किनारे एक राजधानी नगर था। नदी मार्ग मैंने कहा कौन सी नदी? गंगा नदी के किनारे आपका पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना स्थित है। ठीक है, चलते हैं। कहता है पाटलिपुत्र का इतिहास। मैं आपको थोड़ा सा आपकी किताब में दिया हुआ है ये पाटलिपुत्र का इतिहास। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नाम के एक गांव से हुआ। ठीक है, पाटलिपुत्र का जो विकास, पाटलिग्राम नाम था इस गांव का पहले, जिससे बाद में ये पाटलिपुत्र बना और आज की डेट में ये बन गया है पटना। कहता है 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने इसे अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर बसाया था। मैंने आपको बताया था पहले राजधानी थी मगध की राजगाह, बाद में इसको शिफ्ट करके बना दिया गया था पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसका नाम बदल दिया गया पाटलिपुत्र, जो कि पहले पाटलिग्राम होता था। कहता 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया, और जब चीनी यात्री हिनशांग 7वीं सदी में यहाँ आया तो यह नगर खंडहर में बदला मिला, और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। अब ये जो महत्वपूर्ण शहर था वो नहीं रहा था। कब की बात कर रहा है? जब 7वीं सदी की बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है मैंने कहा सभी जो आपने लाइन पढ़ी थी, सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। ठीक है, तो सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। जैसे कि मैंने कहा पटना ये गंगा नदी के किनारे था। फिर कहता है मथुरा। मथुरा जो था व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, सेंटर था ये कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी का। मथुरा एट प्रेजेंट कहाँ है? यूपी में।
उत्तर प्रदेश। कहता है कन्नौज, कन्नौज ये कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना, ये भी एट प्रेजेंट यूपी में है, ठीक है, कन्नौज। कहता है उज्जैनी, उज्जैनी मैंने कहा था इसका नया नाम उज्जैन है, ये भूतल मार्ग के किनारे है, ठीक है, लैंड रूट्स पे पड़ता है, और वर्तमान में ये उज्जैन कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश। एक शहर था हमारा पुहार, पुहार नियर द कोस्ट, ये समुद्र तट पर था। एट प्रेजेंट इसकी लोकेशन है तमिलनाडु। कहता है वैशाली, वैशाली कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद, 16 महाजनपद में एक वज्जी बताया था आपको, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, और एट प्रेजेंट ये आपका बिहार में स्थित है। इसके बाद एक आता है आपका विदिशा, विदिशा ट्रेड टाउन था विदिशा। एट प्रेजेंट विदिशा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक शहर था राजगीर, राजगीर द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा एम्पायर। मैंने कहा था पाटलिपुत्र से पहले मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी। राजगीर भी अभी जो भारत के नक्शे में फिलहाल बिहार में है। वाराणसी पार्ट ऑफ काशी महाजनपद, ठीक है, एट प्रेजेंट ये भी आपका यूपी में है, यूपी काशी। आप जानते हैं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी जो लोकसभा क्षेत्र है वहीं से जीत के आते हैं। कहता है तक्षशिला, तक्षशिला लंबी दूरी के व्यापारी मार्ग में स्थित था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे ये पड़ता था। आज तक्षशिला की लोकेशन पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे। तक्षशिला कहाँ है आप देखें, राजगीर कहाँ है देखें, मथुरा कहाँ है, ठीक है, उज्जैनी कहाँ है, ओके, वैशाली, पुहार, विदिशा, सबको आप नक्शे में ध्यान से देखें। नक्शा फिल करने को आपको आएगा और बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस तरह साथ साथ सीखते चलेंगे। हम जब चैप्टर पूरा कर रहे हैं इसमें हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप ढंग से करेंगे तो आपके चाहे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो, चाहे मैप के, चाहे लॉन्ग, आप सभी अच्छी तरह कर पाएंगे अगर आप अच्छी तरह सभी वीडियोस को देख के समझ ले तो, ठीक है। मैंने आपको जो बताया था भी ये सारे इसमें मैंने गोले लगा दिए हैं। जैसे तक्षशिला, मैंने कहा तक्षशिला कहाँ है, तक्षशिला ये आपका तक्षशिला ये रहा वर्तमान पाकिस्तान में। मैंने कहा वैशाली, आपका वैशाली यही है, पाटलिपुत्र यही है और राजगीर यही है, ठीक है। मैंने कहा पुहार, मैंने कहा नीचे आइए पुहार, ये रहा आपका पुहार तमिलनाडु में। विदिशा, उज्जैनी, मथुरा, कन्नौज, वाराणसी, ये आपके सारे हैं, ठीक है। इससे पिछली क्लास में आपने जो चोल, चेर और पांडे पढ़े थे वो भी इसमें दिखा रखे हैं, सातवाहन थे वो भी यहाँ पे दिखा रखे हैं, ओके। तो आप ध्यान से नक्शा फिल करें। श्रावस्ती देखिए, ये श्रावस्ती भी है। शक मैंने कहा था गुजरात की तरफ, शक क्षत्रप का राज था, ये भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये भरूच, ये भी एक केंद्र था गुजरात में, वर्तमान में है, ठीक है, भरूच ये भी इसमें है, ओके। वकाटक वालों का राज्य भी पिछले वीडियो में हमने किया था, वकाटक ये रहा दक्कन में वकाटक, ओके। ये सारे आपको दिखा रखे हैं। कौशाम्बी भी ये रहा कौशाम्बी। इस तरह आप सभी को फिल करें, ध्यान से देखें, फिल करें। भारतीय उपमहाद्वीप, हम बार बार बात करते हैं उपमहाद्वीप, ओके, और एक प्रायद्वीप। जब प्रायद्वीप की बात करते हैं तो प्रायद्वीप होता है जो 3 ओर पानी से घिरा होता है। उपमहाद्वीप इसलिए कह रहे हैं कि ये अपने आप में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है महाद्वीप में, तो इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप क्योंकि भारत के 3 ओर पानी है। एक तरफ मैंने कहा आपके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में आपके है बे ऑफ बंगाल और दक्षिण में आपके है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। 3 ओर पानी से घिरा होने के कारण इसे भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, इस एरिया को जो दक्षिण भारत का आपका एरिया है, ठीक है। भारत के 3 ओर पानी है और नॉर्थ की तरफ क्या है, हिमालयास माउंटेन, करेक्ट है। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। कहता है मैंने कहा न्यू सिटीज़, हमने न्यू सिटीज़ देखी। अब इसमें कहता है अर्बन पॉपुलेशंस, ठीक है, नगरीय जनसंख्या। इसमें बात करता है एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। एक तो वर्ग था जो एलिट्स यानी संभ्रांत यानी उच्च कुलीन वर्ग जिसे हम कहते हैं, और दूसरी बात करता है शिल्पकारों की। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग तरह के लोग नगरों में रहते थे, और शासक जो था वो
किलेबंद नगरों में रहता था। शासक कहाँ रहता था? मैंने कहा फोर्टिफाइड सिटीज, ठीक है, किलेबंद नगरों में। कहता है इन क्षेत्रों में कई पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, मैनी आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन दीज एरियाज सच एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेयर, उत्तरी कृष्णा मार्जित पत्र। ओके, ये आपको कहता है जैसे आपका उत्तरी कृष्णा मार्जित पत्र, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेयर। ओके, ये उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां थी। ये मिट्टी के कटोरे और थालियां थे उत्कृष्ट लेवल के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। कहता है दीज आर फाइन पॉटरी बाउल्स एंड डिशेज विद अ ग्लॉसी फिनिश, जिन पर चमकदार कलई, कलई यानी पेंट से कर देते ना चमकदार पॉलिश, विद अ ग्लॉसी फिनिश प्रोबेबली यूज्ड बाय रिच पीपल। इतनी उस समय जो चमकदार पॉलिश का खर्चा महंगा रहा होगा, तो कहते हैं प्रोबेबली यूज्ड बाय रिच पीपल, शायद इनका प्रयोग अमीर लोग करते रहे होंगे। ये आपको एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेयर दिखाई दे रहा है। सोचिए 6वीं शताब्दी ईस्वी का अब तक आप देख रहे हैं, तो अभी तक आपको इतना अच्छा दिख रहा है, तो अच्छी पॉलिश तो रही ही होगी, अभी तक इसमें चमक है। कहता है साथ ही सोने, चांदी, तांबे, कांसे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों से बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। Along with this, ornaments, tools, weapons, vessels, figurine made of a wide range of material, gold, silver, copper, bronze. ब्रॉन्ज मैंने कहा कांसा क्या होता है? कांसा तांबा और टीन से मिलकर बनी मिश्र धातु, ठीक है। मैंने कहा था कांसा तांबा और टीन को मिला के बनता है, तांबा प्लस टीन। और एक मैंने कहा था पीतल होता है, तो पीतल तांबा जमा जिंक। आप पिताजी याद कर लेना, ठीक है ना, पीतल बराबर तांबा जमा जिंक, पिताजी। पिताजी तो आप सबको याद ही रहते हैं। ओके, कल फादर्स डे भी था, तो आप पिताजी याद करेंगे, पीतल तांबा जमा जिंक, कांसा तांबा जमा टिन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा ब्रॉन्ज आइवरी, आइवरी क्या होता है? आइवरी होता है आपका हाथी दांत, ग्लास, सेल एंड टेराकोटा। सेल मतलब सीप, समुद्र किनारे जो आपको मिलते हैं। कहता है आपके ये देखिए एक सेल और क्वार्ट्ज से आइवरी, इन सब से बना हुआ एक आपको ऑर्नामेंट दिखाया गया है, एक गहना दिखाया गया है, ठीक है। इसमें सेल यानी सीप लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाथी दांत का प्रयोग हुआ है, तो बहुत सारी इन सब से बनाकर ये गहना सुंदर सा बनाया गया है। अभी बात करता है वोटिव इंस्क्रिप्शंस, दानात्मक अभिलेख, छोटे दानात्मक अभिलेख, शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस। कहता है धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण। ये क्या होता था? रिकॉर्ड होता था गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आप आज भी देखते हैं, कहीं मंदिर जाएंगे तो मंदिर में कोई बेंच रखी होती है, वाटर कूलर रखा होता है, एसी लगा होता है, उन पे आप देखेंगे लिखा हुआ होता है कि ये इनके द्वारा दान किया गया है। हमारे सरकारी स्कूलों में आप देखेंगे कई जगह पंखों पे लिखा होता है SBI के द्वारा दान किया गया या किसी के द्वारा दान किया गया। तो कुछ संस्थाएं NGO जो होती हैं वो दान दे के जाती हैं। तो इस तरह मैंने कहा ये जो दान उसमें जो लिख दिया जाता है, तो ऐसे ही पहले भी लिख दिया जाता, पत्थर पे गुदा हुआ होता है। आप देखें मंदिर में लिखा होता है कि ये इसके द्वारा बनाया गया, तो ये इंस्क्रिप्शंस कहलाता है। मैंने कहा जो लिखा हुआ पत्थरों पे या ताम्रपत्रों किसी पे भी लिख देते हैं। तो धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण यानी छोटे दानात्मक अभिलेख। कहता है 2री शताब्दी तक आते आते कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में दान देने वाले के नाम के साथ उसका ऑक्यूपेशंस भी लिखा जाता था, ठीक है, दान देने वाले का नाम और उसका क्या ऑक्यूपेशंस है। कह रहा है दे टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स। तो इनसे हमें पता चलता है कि कौन कौन लोग टाउन में रहते होंगे, क्योंकि उनका नाम लिखा है, उनका पेशा भी लिखा हुआ है, व्यवसाय भी लिखा हुआ है। तो इन्हीं से हमने अंदाज़ा लगाया। मैंने कैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं इतिहास का, यही तो हम पढ़ रहे हैं इस बार 12th क्लास में। कहता है इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि धोबी है, बुड़ई है, कुम्हार है, बुनकर है, स्वर्णकार है, लोहकार है, अधिकारी है, धार्मिक गुरु है, व्यापारी या राजा है, ठीक है। इनसे हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इससे हमने अंदाज़ा लगाया जो ये अभिलेख लिखे हैं उनमें उनका नाम और व्यवसाय साथ में लिखे हैं दानात्मक अभिलेखों में कि कौन कौन लोग उस समय रहे होंगे। तो हमने इन सब के बारे में, इनके व्यवसाय के बारे में पता लगाया।
कहता है वोटिव इंस्क्रिप्शंस, ये रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। ये एक प्रतिमा जो दान की गई थी, अभी ये खंडित है, टूटी हुई है। तो इस दान दी हुई प्रतिमा में कहता है मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। ठीक है, इस पर प्राकृत में, यहाँ पर इसमें प्राकृत भाषा में लिखा गया, नीचे देखिए पूरा लिखा गया, इसमें अभी क्लियर दिख नहीं रहा है। तो ये कहता है इस पर प्राकृत में लिखा है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। इस मूर्ति को किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये इससे हमें पता चलता है स्वर्णकार धर्मक की पत्नी के द्वारा। इससे हमने पता लगा लिया कि यहाँ स्वर्णकार होते थे, इस नगर में स्वर्णकार थे। तो ऐसे हम चीज़ों का पता लगा रहे हैं, यही इस आपको अध्याय में ये बताता है। कहता है एक देखिए, एक आपको और ये एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्टैचू है, इसमें भी नीचे आप देखेंगे आपको कुछ दिखेगा, ये अभिलेख, इनको ही अभिलेख कहते हैं, जो भी कुछ लिख दिया जाता है पत्थरों में उकेर के, ठीक है, उभरा हुआ जो उकेर के लिख दिया जाता है उसी को हम कहते हैं। कहता है श्रेणी, श्रेणी क्या है? इसे इंग्लिश में गिल्ड्स और श्रेणीज कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स वाज कॉल्ड अ श्रेणीज। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। पहले रॉ मटेरियल उन्होंने परचेज किया और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दिया। अब कहता है ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। ठीक है, हमने जब हड़प्पा सभ्यता फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने कहा ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो भारत का व्यापार है शुरू से ही बाहर से होता आया है। जैसे ओमान से पढ़ा था आपने, मेसोपोटामिया, मिस्र, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना आपने। तो कहता है हड़प्पा सभ्यता से पहले से भी हमें ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं। तो अब तो हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक की बात कर रहे हैं। तो कहता है फ्रॉम द 6th century BC द रिवर रूट्स एंड लैंड रूट्स वर क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्गों का मानो जाल सा बिछ गया था। मतलब जगह जगह हमने भूमार्ग बना लिए थे और रिवर रूट्स हमने बना लिए थे। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप में ये बात कर रहा है हम कैसे बाहर ट्रेड करते थे। आपको इसमें आराम से समझ में आएगा। ठीक है ना, आप इसमें इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको नज़र आएगा। देखिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। आपको ये इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ तक। तो इसका ये रिवर रूट्स इसमें दिखा रखे हैं, कैसे यूरोप जा रहा है, कैसे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहा है। ठीक है, कैसे ये ऊपर से लैंडमार्क से ये जा रहे हैं, ज़मीन वाले रास्ते, ये समुद्र के रास्ते। आप देख रहे हैं कैसे इनका व्यापार का जाल बिछा हुआ था। ओके, तो ये आपका इसमें नक्शा दिखा रहा है। ओके, तो कहता है मानो जाल सा बिछ गया था। इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। और भूमार्गों के जरिए मध्य एशिया और उससे आगे भी व्यापार होता था। ठीक है, मैं आपको एक बार बता दूं, आप देख सकते हैं 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। आपको पता है 7 महाद्वीप और 5 महासागर। ओके, सबसे बड़ा मैंने कहा पहला एशिया, दूसरा आप देखें अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 4 हो गए, यूरोप 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट अपनी लैब्स लगाते हैं, अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं। तो ये 7 महाद्वीप हमारे हो गए। मैंने कहा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप के अलावा मैंने कहा 5 महासागर भी हैं। महासागर कौन से हैं? हिंद महासागर भारत के नीचे दक्षिण में, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, देखिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये मिल जाएगा जब आप इसे गोल बनाएंगे। तो पैसिफिक ओशियन 2, अटलांटिक महासागर, यहाँ से यहाँ तक सारा अटलांटिक ही है 3, आर्कटिक महासागर 4 और एक दक्षिणी महासागर है साउदर्न ओशियन, यहाँ पे इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ है एक दक्षिणी महासागर। 5 हमारे महासागर है। ओके, चलें आगे।
आगे चलते हैं। आपको मैंने कहा 7 महाद्वीप पता होने चाहिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कहता है भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया और उससे आगे भी व्यापार होता था। जो मध्य एशिया, जो ये वाला एशिया का भाग है, ठीक है, और इससे आगे यूरोप तक व्यापार होता था। रोम तक जाते थे ना, तो यूरोप में भी यहाँ से जाता था पूरा। तो कह रहा है यहाँ से मध्य एशिया के रास्ते और उससे आगे भी व्यापार होता था। ओके, चलते हैं। देखिए, समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक जलमार्ग फैल गया था। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक जलमार्ग। तो ये आपका यहाँ से देखिए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक। ओके, ये एशिया का जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी एशिया है। ओके, ठीक है। चले, आपको और इसमें एक नक्शा होगा, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इसमें कितना ऊपर ये पूरा लैंड रूट्स इसमें दिखा रखे हैं। ओके, तो कहता है समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक जलमार्ग फैल गया। बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। बंगाल की खाड़ी के रास्ते। बंगाल की खाड़ी किस तरफ है हमारी, आपने पता है भारत के नक्शे में इधर है बे ऑफ बंगाल आपके ईस्ट में, वेस्ट में है अरेबियन सी, और मैंने कहा था साउथ में है इंडियन ओशियन। 3 और जल से घिरा हुआ है हमारा भारत। ओके, तो कहता है बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया, आप देख सकते हैं। ओके, ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से ये चीन, ये देखो ये सारा चाइना ही है, ठीक है, यहाँ तक भी चाइना है। तो यहाँ से देखो बे ऑफ बंगाल से चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया, ये एशिया के दक्षिण पूर्व के देश आपके आ गए। ओके, क्लियर है, आप समझ सकते हैं। बे ऑफ बंगाल से ओके, ये मैंने कहा चाइना से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक हमारा पूरा जाल बिछ गया था बंगाल की खाड़ी के रास्ते। आगे चलते हैं, इन सब रूट्स को आप देखें। फिर कहता है शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके, शासक इन मार्गों पर क्या करते थे, नियंत्रण, और व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन लेते थे, ताकि रास्ते में इन्हें कोई लूट न ले, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको सुरक्षा देते थे और सुरक्षा के बदले में राजा धन लेते थे। कहता है अमंग द मर्चेंट्स ऑन दीज रूट्स वर पेडलर्स who probably traveled and on foot and merchants who traveled with caravans of bullock carts and pack animals। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी वाले और व्यापारी और बैलगाड़ी तथा घोड़े खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी, ठीक है, पैदल वाले भी थे और घोड़े खच्चर जैसे जानवरों के साथ चलने वाले व्यापारी भी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे। पैदल के साथ में मैंने कहा समुद्री मार्ग से भी यात्रा करते थे। समुद्री मार्ग थोड़ा खतरनाक था, समुद्र में अक्सर प्राकृतिक आपदाएं, तूफान वगैरह आ जाते हैं। अब तो हमारे पास सैटेलाइट्स बता भी देते हैं तूफान आने वाला है, जैसे भी हाल ही में आपने देखा होगा कई सारे तूफान आए, ठीक है। तो कहता है पर ये ज़्यादा लाभदायक भी था, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ये थ्योरी तो शुरू से चलती आई है, जिसमें जितना रिस्क उसमें उतना प्रॉफिट, प्रॉफिट कई कई गुना तक होता था, ठीक है। कहता है तमिल भाषा में मस्तुवन और प्राकृत में सत्वहा या सेठी, इसके नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। जो सफल धनी व्यापारी थे उनको कहते थे मस्तुवन या सत्वहा, प्राकृत में कहते थे सत्वहा या सेठी, और तमिल में कहते थे मस्तुवन। सेठी आपने आज भी सुना है, सेठ जी कहते हैं ना, तो यहीं से ये शब्द निकला है, सेठ जी, तो जो बड़े व्यापारी। यह व्यापारी नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। कहता है रोमन एम्पायर, इन द रोमन एम्पायर देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एज वेल टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरियन सी। बड़ी डिमांड थी रोमन साम्राज्य में, काली मिर्च, मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियाँ, ये भारत से जाते थे अरब सागर से होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते। आप देखें, आपको मैं नक्शे में फिर थोड़ा सा बता दूं, जब ये हमारा है क्या है, अरब सागर, अरब सागर से इधर हम आते हैं तो इधर ये आता है लाल सागर, इधर ये आता है भूमध्य सागर, इसे कहते हैं मेडिटेरियन सी, रेड सी।
तो ये अरब सागर के रास्ते, लाल सागर, भूमध्य सागर होते हुए रोमन साम्राज्य, ये सारा रोमन एम्पायर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, समझ आया? एक बार आप दोबारा देख लें। मैंने कहा भारत से अरब के रास्ते, ये अरब सागर के रास्ते, लाल सागर और फिर भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर, ये पूरा भूमध्य सागर ये जहाँ पर मेरे भी फिंगर है, और ये भूमध्य सागर पार करते ही यहाँ पे पूरा ये रोमन साम्राज्य, ये आपको अलग ही रंग से दिखाया हुआ है, रोमन एम्पायर। ठीक है ना? इस नक्शे में आप देख सकते हैं ये बैक्ट्रिया जो आपके हैं, ये आपका, ठीक है, ये वाला शासन आ गया अरब, और ये अरब आ गया, और ये आपका आ गया पर्शिया, ईरान जिसे कहते हैं वर्तमान में। कुषाणों का शासन इधर था। ओके, चले, ये आपका ब्लैक सी, ये आपका इंडिया। हाँ जी, मैंने कहा तो रोमन साम्राज्य में जो सामान पहुंचाया जाता था अरब सागर से भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर होता हुआ। ठीक है, इसमें भी आप देखते हैं अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, बड़ा क्लियर आपको दिख रहा है। ठीक है, अरब सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। चलें आगे। हाँ जी, कहता है मालाबार तट, एक आपकी किताब में ये एक टॉपिक दिया हुआ है, मालाबार तट, यानी आधुनिक केरल में ये मालाबार है। इसमें ये कहता है यह एक समुद्री यात्री द्वारा रचित, एक समुद्री यात्री ने एक किताब लिखी थी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी, उसका एक पार्ट दिया हुआ है, उसका एक अंश दिया हुआ है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी का एक अंश, ये जो पहली शताब्दी में लिखा गया था लगभग। कहता है भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे यानी विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सूरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। भारत से इन सब का आयात किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे इनकी बड़ी डिमांड थी, तो मैंने कहा ये भारत से भेजे जाते हैं। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। ओके, काली मिर्च। आगे आते हैं, कहता है इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, पारदर्शी पत्थर, हीरो और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगा पत्थर आज भी लोग पहनते हैं हाथों में अपनी अंगूठी में लगा के, मूंगे के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी से हमें ये पता चल रहा है। इसका राइटर आज तक अज्ञात है। इसका किताब के कुछ अंश में अलग अलग बिखरे हुए मिले हैं जिन्हें हमने इकट्ठा किया है, पर हम इसका पता नहीं लगा पाए कि कौन इसका राइटर है। ठीक है, कहता है पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। एरिथ्रियन होता है यूनानी भाषा में लाल सागर, रेड सी। अब इसमें जो एक टॉपिक आता है आपका कॉइन्स एंड किंग्स, चौथा टॉपिक, लास्ट। कॉइन्स की बात कर रहा है। इसमें देखो एक ऊपर आपको पंच मार्क्ड कॉइन, सो नेम बिकॉज सिंबल्स वर पंच्ड और स्टैम्प्ड ऑन टू द मेटल सरफेस। इन्हें पंच मार्क क्यों कहते हैं? इन्हें पंच करके, यानी आहत सिक्के हिंदी में कहते हैं। आहत मतलब क्या होता है? चोट, आहत पहुंचनी है ना, चोट। इन्हें चोट करके, मेटल पे चोट करके बनाया जाता था, तो जैसी शेप इनकी लगभग बन जाती थी। शुरू से पढ़ते हैं। कहता है सिक्के और राजा। इसमें सबसे पहले कहता है सिक्कों के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। से लिख लें, सिक्कों के प्रचलन से जो विनिमय यानी एक्सचेंज आसान हो गया। पहले बाटा सिस्टम था, वस्तु के बदले वस्तु। तो जब वस्तु के बदले वस्तु आप लेते हैं तो कई बार प्रॉब्लम्स होती है ट्रेड में। जरूरी थोड़ी है जो सामान मेरे पास है दूसरे को वही चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या हुआ? सिक्का। ठीक है, तो सिक्के से हमारा जो व्यापार था वो आसान हो गया। मैं जो कुछ भी चाहिए सिक्का लूंगा, उस सिक्के से मैं फिर कुछ खरीद लूंगा पैसे से। तो चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। ठीक है, शताब्दी ईसा पूर्व में। तो चांदी के कहता और तांबे के आहत सिक्के, मैंने कहा आहत मतलब पंच मार्क, मैंने आपको बताया था ये आहत करके बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। ओके, कहता है इन सिक्कों पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं ने जारी किया था। ये सिक्कों में जो प्रतीक बने उनसे लगता है ओके ये इन शासकों ने इन्हें जारी किया था। कहता है यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों मतलब अमीर लोग और नागरिकों ने भी ऐसे सिक्के जारी किए हुए हों। ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं।
मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का पता लगाया है। मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करा है और फिर बताया है कि इनका वाणिज्यिक प्रयोग क्या होता है। मुद्रा शास्त्री, न्यूमिस्मैटिस्ट, अभी आगे आपको बताता हूँ। कहता है शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। हिंद यूनानी शासक, इंडो ग्रीक रूलर्स ने सबसे पहले शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सिक्के जारी किए। जब मैंने कहा इंडो और ग्रीक राजा आपस में एक इंडो ग्रीक राजा बन गए थे। कहता है सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। These were virtually identical in weight with those issued by contemporary Roman emperors and the Parthian rulers of Iran and have been found from several sites in North India and Central Asia. इनके आकार और वजन जो उस समय रोमन सम्राट और ईरान के पर्थियन राजा थे उनके द्वारा जारी सिक्कों के समान ही था। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं, कहता है। ठीक है। सोने के सिक्कों का व्यापक प्रयोग का मतलब है कि बहुमूल्य वस्तु और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता हो। सोने के सिक्के का प्रयोग देखो, सोना यानी महंगी वस्तु, तो उसका हम जो बड़ी वस्तु खरीदेंगे जैसे 2000 का नोट और 10 रुपए का नोट, दोनों की वैल्यू में फर्क है ना, तो ऐसे ही सोने का सिक्का और तांबे का या चांदी का या और अन्य मेटल का सिक्का, तो सोने का है तो बड़ा दाम होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो कहता है बहुमूल्य वस्तु और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय होता होगा। अगर जो बड़ा नोट प्रचलन में है वैसे ही सोने का सिक्का प्रचलन में है तो कुछ भारी मात्रा में वस्तुएं खरीदते होंगे या बहुमूल्य वस्तुएं खरीदते होंगे। ऐसे कहता है द लार्ज नंबर ऑफ रोमन कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे को रोमन कॉइन्स मिले। तो इससे हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि साउथ इंडिया है ट्रेड रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के साथ उसका रिलेशन रहा होगा। कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक सच एज दैट ऑफ द योद्धे ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। कहता पंजाब और हरियाणा में एक कबायली गणराज्य था योद्धे नाम का, इन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। इनके द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि इनकी व्यापार में रुचि रही होगी और सहभागिता, पार्टिसिपेशन भी रहा होगा। सोने के भव्य सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। कहता सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड बाय द गुप्ता रूलर्स। ठीक है। द अर्लीस्ट इश्यूज आर रिमार्केबल फॉर दियर प्योरिटी। सोना जो था उच्च गुणवत्ता वाला, इनकी जो प्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। दीज कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिशंस फ्रॉम विच किंग्स ऑल्सो बेनिफिट। लंबी दूरी के व्यापार करने में इनसे आसानी होती थी, अच्छा सिक्का था, डिमांड ज़्यादा होगी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। ठीक है। इसमें अब आपको मैं कुछ समझा दूँ। कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, मैंने भी पढ़ा था। देखो ये आपको चित्र दिख रहा है, इस पर थाप लगा दिया जाता है मेटल पे, किसी जैसे मैंने कहा एक क्या होता है सांचा, उससे इस पर चोट पड़ते हैं तो वो उसका इस तरह का शेप बन जाता है। तो अ पंच मार्क्ड कॉइन, सो नेम बिकॉज सिंबल्स वर पंच्ड और स्टैम्प्ड ऑन टू द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे पंच किया जाता है, चोट की जाती है। न्यूमिस्मैटिक्स मैंने भी आपको बताया था, कहता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स सच एज स्क्रिप्ट्स एंड इमेजेस। ठीक है। मेटोलॉजिकल एंड एनालिसिस एंड द कंटेक्स्ट इन विच दे हैव बीन फाउंड। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है, ओके, कॉइन्स की स्टडी। इसके साथ ही इन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा इनकी धातुओं का भी विश्लेषण करते हैं, किस मेटल से बना है, क्या चित्र, क्या लिपि है, सब कुछ इसके अंदर ही स्टडी किया जाता है। कहता है शासकों की प्रतिभा, मैंने आपको बताया था, शासकों की प्रतिभा उनके नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने, इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए थे। देखिए ये मिनांडर का चित्र है, मिनांडर इंडो ग्रीक राजा था ना मिनांडर, क्वाइन ऑफ द इंडो ग्रीक किंग मिनांडर। उसने अपनी प्रतिमा अपनी इमेज के साथ में सिक्के जारी किए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने शासकों की प्रतिमा के साथ। कहता है सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। देखिए आपका कुषाण कनिष्क, मैंने आपको बताया भी था पीछे जब हमने कुषाण के बारे में पढ़ा था, कनिष्क का सिक्का मिला है, तो हम इससे कहते हैं फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड इन द फर्स्ट सेंचुरी। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्कों का मिलना। देखो दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, तो ये दक्षिण भारत में रोम का यानी सीधा व्यापार इनका यहाँ था। मैंने अभी आपको ये रूट समझाया भी था कि अरब सागर से लाल सागर से भूमध्य सागर। ओके, तो रोमन साम्राज्य दक्षिण भारत से व्यापारिक संबंध थे। ये एक योद्धेन कॉइन, मैंने अभी आपको बताया था कि पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के योद्धे कबायली गणराज्य थे, इन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। तो इनके द्वारा तांबे के सिक्के बताते हैं कि उनकी व्यापार में रुचि। ये भी एक योद्धे कॉइन आपको दिखाया गया।
गुप्त शासकों ने बताया था आपको सोने के भव्य सिक्के, अच्छी क्वालिटी के, सबसे अच्छी क्वालिटी के सिक्के सबसे पहले जो जारी किए थे, गुड क्वालिटी वाले की बात कर रहा है तो गुप्ता कॉइन, इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। मैंने कहा सबसे अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। अब कहता है इसके बाद जो टॉपिक आता है, 6वीं शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्कों का मिलना कम होना। 6वीं शताब्दी ईस्वी से हमें गोल्ड कॉइन्स जो है कम होने शुरू हो गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था। एक तो ये अंदाजा लगाते हैं, इतिहासकारों में से लेकर मतभेद है। देखो अभी क्वेश्चन मार्क है, सब अंदाजा लगा रहे हैं, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग आइडिया है। कुछ कहते हैं रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। जो रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो दूरवर्ती जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उसमें कमी आई, जिससे उन राज्य समुदाय क्षेत्रों के संबंध का भी असर पड़ा। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से बेनिफिट उठाते थे उनकी जो उस पर संपन्नता पर असर पड़ गया, कमी आ गई, क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया जिसके साथ वो व्यापार करते थे। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। नए नगर और व्यापार के नए तंत्र, न्यू ट्रेड सिस्टम हो रहा था, ठीक, न्यू नेटवर्क ऑफ ट्रेड ये स्टार्ट हो गया था इस समय में होना। और कुछ कहते हैं सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख तो है। यानी कि क्या हम इससे समझ रहे हैं, सिक्के प्रचलन में तो थे पर लोगों ने उसका संग्रह करके नहीं रखा होगा, इकट्ठे करके नहीं रखे, यूज में तो थे, वो एक से दूसरे को दूसरे से सर्कुलेट हो रहे थे मार्केट में। ठीक है, तो आज का हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 4 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो इसमें टॉपिक बचता है कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कैसे हमने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन और अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, और उसमें क्या था, एक अभिलेख साक्ष्य की सीमा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी हिस्ट्री के क्लास 12 का चैप्टर 2 का 5वां पार्ट यानी अंतिम पार्ट लेकर। तो तब तक के लिए नमस्कार।